ये कहानी शुरू होती है मैसूर के जंगल से, जहां आसमान में सिर्फ घनघोर काले बादल उमड़ रहे थे। तो वहीं जंगल में एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप पर आई हुई थी। तभी उस लड़की के साथ बैठी उसकी दोस्त प्रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, अवनी यार, तूने ये ठीक नहीं किया। तुझे अंकल आंटी को बता देना चाहिए था कि हम यहाँ आए हुए हैं। अगर तुझे यहाँ कुछ हो गया और ये जानकर वो लोग परेशान हो गए तो तू क्या करेगी? अवनी, जो कि वहां पर बारबेक्यू करने के लिए आग और चिकन में मसाले डाल रही थी, और प्रिया की बातें सुनकर वो अपनी आंखें छोटी करके प्रिया की ओर देखते हुए बोली, तू ना अपना ये सड़ा हुआ सा मुंह बंद करके रख। तेरे लिए यही अच्छा होगा। अरे तू क्यों भला बीच में बोल रही है? अभी ट्रिप पर आए हैं यार, तो कम से कम तू अभी इसे तो एंजॉय करने दे यार। जिंदगी पूरा झंड करके रखे हैं सभी। कोई कहता है यहां मत जाओ तो वहां मत जाओ, और ये बताते भी नहीं कि आखिर क्यों नहीं आना है और क्यों नहीं जाना है। बस नहीं, मतलब ये क्या होता है यार। और वैसे भी नेहरू सब संभाल लेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। काव्या, अवनी की फ्रेंड जो बैठी हुई थी, वो अपनी आंखें छोटी करके अवनी को देख बोली, तुझे अपने पापा का इस तरह से नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? काव्या की बात सुनकर अवनी बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोली, इसमें शर्म की क्या बात है? मम्मी भी तो उन्हें ऐसे ही बुलाती है ना, तो इसीलिए मैं भी कहती हूँ। बात खत्म। और वैसे भी जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, तो इसलिए मैं शर्म नहीं करती। तुम लोग बैठो यहां, मैं अभी आती हूं। अवनी के साथ आया हुआ उसका दोस्त सचिन अवनी को जाता हुआ देखकर बोला, अब तू इतनी घनघोर काली रात में कहां जा रही है? कहीं तो कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं है ना, जो शिकार में जा रही है? सचिन की बात सुनकर उसके साथ बैठा एक और दोस्त अजय हंसते हुए अवनी और सचिन की तरफ देखकर बोला, अरे बिल्कुल सही कहा तूने। देख रहा है तू, इसकी काली गहरी आंखें, लाल लाल गाल, और ऊपर से काली लिपस्टिक, घुंघराले बाल, और ऊपर से ये बाली उम्र 21 साल। तो शायद अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए ये खून पीने जा रही होगी। अवनी उन दोनों को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए देख बोली, तुम दोनों अपना गटर जैसे मुंह का शटर बंद करके रखो। अरे अब क्या आदमी हल्का होने भी ना जाए? बाथरूम जा रही हूं भाई, अब क्या मैं वहां भी ना जाऊं? अवनी की बात सुनकर उसका बेस्ट फ्रेंड नितिन, जो कि उसका कजिन भी था, वो अवनी की तरफ देखकर बोला, जा जा मेरी शेरनी जा, वरना यहां पर तू बाढ़ ला देगी, और हम लोगों को डूब के मरना नहीं है, तो इसलिए तू जा, जा बाबा जा। नितिन की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन अवनी सबको इग्नोर करके जंगल की तरफ चली जाती है। जब अवनी कैंप से थोड़ा दूर आती है, तो तभी उसे किसी के खुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर अवनी खुद से बोली, ये कैसी फुसफुसाहट है, और वो भी इस घने जंगल में? फिर अवनी अपने मोबाइल को अपने पर्स से निकालती है और उसके फ्लैशलाइट को ऑन कर उस तरफ बढ़ने लगती है। जब अवनी आवाज के पीछे जाती है, तब उसे यह पता ही नहीं चलता कि कब वो अपना रास्ता भटक चुकी होती है, कि तभी उसे एक पहाड़ की चोटी नजर आती है। वहां पर कोई खड़ा हुआ था और उसकी पीठ अवनी की तरफ थी। अवनी ये देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, अगर तुम्हें सुसाइड ही करना है तो जाओ और जाकर कहीं और करो, यहां पर क्यों आए हो? और वैसे भी जिंदगी तो बड़ी प्यारी होती है, तो तुम्हें इतनी जल्दी मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अवनी उस लड़के के पास जाने की कोशिश करती है, कि तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है और उसे देखकर घुर्राता है, जिसे देखकर अवनी की जान उसके हलक में अटक जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती हुई कहती है। और जैसे ही अवनी भागने के लिए पीछे पलटती है, तो वो देखती है कि वो पूरे भेड़ियों से घिर चुकी थी। अवनी डर से कांपते हुए बोली, अवनी बेटा, अब तो तू गई काम से, और आज घर से भागकर अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हे महाकाल, मेरी रक्षा करना, और मैं बहुत जल्द आ रही हूं आपके पास। ये कहकर अवनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, और जैसे ही एक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है, पहाड़ की चोटी पर खड़ा लड़का उनके पास आते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, रुक जाओ। जब अवनी उस लड़के की भारी भरकम आवाज सुनती है, तो वो अपनी एक आंख खोलकर उस ओर देखती है। वो लड़का शान से चलते हुए भेड़ियों के पास आता है, और जो भेड़िया अभी अवनी के पास आ रहा था, उसके कान को पकड़कर उसे घूरते हुए वो गुस्से से बोला, क्यों, बहुत शौक चढ़ा है क्या तुझे शिकार करने का? जिनके ऊपर करना चाहिए उन्हें तो छोड़ देते हो तुम, और इस मासूम बच्ची पर गुर्रा रहे हो। ये क्या बात हुई? तुम निकलो यहां से, मैं इसे संभाल लूंगा।
अवनी अपने आंख, मुंह, कान सब खुले करके उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का अवनी की तरफ देखकर सख्त आवाज में बोला, चले जाओ यहां से। और एक बात, अभी जो कुछ भी तुमने देखा उसके बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम अपनी मौत को खुद न्योता दोगी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। नाउ गेट आउट। अवनी उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि उसके बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके चेहरे को ढक रहे थे। ये सुनकर अवनी तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाती है और वो भागते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कुछ देर खड़ी होकर राहत की सांस लेते हुए बोली, ये सब क्या था? क्या वो लड़का मोगली था जो कि जानवरों के साथ रहता है? लेकिन उसने उन भेड़ियों को इतने अच्छे से हैंडल कैसे कर लिया? और मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। ओह माय गॉड, मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास जाना होगा। ये कहकर अवनी गिरते पड़ते उनके पास जाने लगती है। तभी उसके सामने एक काले रंग का लॉन्ग जैकेट पहने हुए एक आदमी उसे पकड़ लेता है और अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखता है और उसके बाल को पकड़कर अपने पास खींचता है और अपने नुकीले दांत जैसे ही वो अवनी की गर्दन पर गड़ाने वाला होता है कि तभी अवनी उसके सीने पर जोर से हाथ मारती है और जिससे वो आदमी हवा में उड़ जाता है कि तभी उसे लगभग 20 पिशाच घेर लेते हैं। अवनी डरी सहमी सी आवाज में सबकी तरफ देखकर बोली, देखो भैया, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग यहाँ से अभी चले जाएंगे, लेकिन मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप की मैं एक लौती औलाद हूँ और अगर मैं मर गई तो वो दोनों बिना बच्चे के हो जाएंगे और आपको तो पता होगा ना कि बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं माँ बाप के लिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अवनी बस बक किए जा रही थी कि तभी 5 पिशाच जिनके दांत लंबे और नाखून बहुत डरावने थे वो उसके पास बढ़ते हैं और तभी वहां वो लड़का आ जाता है जिसने कुछ देर पहले अवनी की जान बचाई थी और उसके आगे खड़े होकर उन सबको देखकर अपने दांत पीसते हुए सख्त आवाज में कहता है, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि बिना मेरी मर्जी के तुम एक इंसान के ऊपर हमला करोगे? तुम्हें इसकी आजादी किसने दी? अपने आप को तुम लोगों ने बहुत ताकतवर समझ लिया है क्या? या मेरा खौफ तुम्हारे अंदर से चला गया है? उस आदमी को देखकर वो सभी पिशाच डर से कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक पिशाच जिसकी हालत थोड़ी खराब थी वो धीरे से डरते हुए अपना सिर झुकाकर उससे बोला, मास्टर, हमें खून की जरूरत है और अगर हमने अभी इसे नहीं मारा तो हम मर जाएंगे। पिशाच की बात सुनकर लड़के ने अपनी आंखें छोटी करके अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपनी जुबान खोल सको? शायद तुम्हें मेरी बात को काटने की गुस्ताखी की सजा भुगतने वाले के बारे में पता नहीं है। और अगर इतने ही खून के प्यासे हो तो जाओ ना, जंगली जानवरों का खून पियो। इसका क्यों पी रहे हो? तभी वहां 2 भेड़िए दौड़ते हुए आए और उसके अगल बगल इंसानी रूप में आकर खड़े हो गए, जिसे देखकर अवनी लगभग बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। फिर वो दोनों भेड़िए लड़के में से एक लड़का अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखकर धीरे से बोला, अंश, इस लड़की का क्या करना है? क्योंकि इसने हमारी असलियत देख ली है और हम निर्दोषों पर कभी भी अत्याचार नहीं करते। तभी अंश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम इसे मौत के घाट उतार दो। अंश की ये बात सुनकर वो लड़का उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, हम उसकी याददाश्त भी तो मिटा सकते हैं ना? अंश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इसके ऊपर? वो लड़का अंश की तरफ घूर कर देखता है और फिर वो अवनी की तरफ देखकर कहता है, दया नहीं आ रही है और दया हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि ये लड़की अपने दोस्तों के साथ आई है और अगर इसे कुछ हो गया तो सभी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे वापस कैंप में छोड़कर आता हूँ। अंश अपनी पीली आंखों से उसे घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, क्या सच में तुम्हें इसकी फिक्र है या फिर तुम्हारी हवस इसे देखकर बढ़ रही है? लड़का नजर चुराते हुए धीरे से बोला, यार तुम जब देखो यही कहते हो, कितनी प्यारी है ये लड़की और हमसे कितनी छोटी भी है, तो ये मुझे नहीं तुम्हें सूट करती है। उस लड़के की बात सुनकर अंश एक आईब्रो ऊपर कर कड़वाहट के साथ डेविल स्माइल करते हुए लड़के से बोला, तुम्हें नहीं लगता वीर कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? याद रखना कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अंश पिशाचों की तरफ देखकर बोला,
और तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मौत के घाट उतार दूं, जिससे तुम कभी भी मेरे सामने खड़े होने की कोशिश नहीं करोगे। तो दफा हो जाओ यहां से। अंश की डरावनी आवाज से सभी पिशाच धुआं बनकर उड़ जाते हैं और वीर जल्दी से अवनी को अपनी बाहों में उठा लेता है और जाकर तुरंत अवनी को कैंप के पास छोड़कर आता है। नितिन, सचिन और बाकी दोस्त अवनी को खोज रहे थे, पर जब वो लोग देखते हैं कि अवनी बेहोश पड़ी हुई है तो वो सभी जल्दी से उसके पास आते हैं और फिर नितिन उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कैंप की तरफ ले जाता है और उसके चेहरे पर पानी डालता है। तब जाकर अवनी को होश आता है और अवनी डर से जोर से चिल्लाते हुए बोली, भूत 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 भूत। अवनी बहुत ज्यादा डर गई थी। नितिन अवनी को शांत करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? और ये भूत भूत क्या है? भूत भूत कुछ नहीं होता, समझी? अवनी डरी हुई नजरों से नितिन और बाकी सभी को समझाते हुए बोली, तुझे पता भी है कि मैंने अभी क्या देखा? जो मैंने बुक्स में पढ़ा था ना कि पिशाच और वेयरवुल्फ होते हैं, अभी मैंने वैसे ही लोग देखे। और तुझे पता है, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ और मैंने देखा कि एक लड़के की आंखें पीली थी और दूसरा एक लड़का तुरंत भेड़िए से इंसान बन गया। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन फिर मैं यहाँ कैसे आई मुझे ये पता ही नहीं चला। प्रिया और काव्या उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और काव्या हंसते हुए अवनी से बोली, तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझी? ये सब सिर्फ कहानियों में होता है और आजकल तू कुछ ज्यादा ही भूतिया मूवी देखने लग गई होगी, तो इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। काव्या की बात सुनकर सभी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। अवनी काव्या की बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैं नहीं जा रही दिल्ली। नितिन अवनी को देखकर अवनी से एरोगेंट आवाज में बोला, मैंने अंकल और आंटी को कॉल करके बता दिया है कि हम लोग कल दिल्ली आ रहे हैं, तो इसलिए तू कोई भी नाटक मत कर। तू शायद थक गई है तो जाकर सो जा, और तेरे पैर में चोट लगी है तो जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले। नितिन के ये कहने पर अवनी अपने पैर की तरफ देखती है तो उसका पैर पूरी तरीके से दौड़ने के कारण छिल गया था, जिसे देख अवनी दर्द से कराह उठती है और फिर अपने दोस्तों की तरफ दर्द भरी नजरों से देखते हुए धीरे से बोली, आह, दर्द हो रहा है। अवनी की नौटंकी देखकर सभी उसे घूर कर देखते हैं। अवनी अपने आप को घूरता हुआ पाकर अपना मुंह बनाकर खड़े होते हुए बोली, बस यार, तुम लोग मुझे घूरना बंद करो, जा रही हूं। ये कहकर अवनी कैंप के अंदर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। तभी नितिन बाकी दोस्तों की तरफ देखकर बोला, जाओ तुम सब भी अभी आराम करो, रात काफी हो गई है। नितिन की बात मानकर सभी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। नितिन सभी के जाते ही अपना फोन निकाल किसी को कॉल करके समझाते हुए बोला, मैसूर में अवनी ने उन लोगों को देखा है, तो लगता है कि अब सब वापस आ गए हैं और इससे अवनी की जान को खतरा है। नितिन की बात सुनकर दूसरी तरफ जो आदमी था वो फिक्रमंद आवाज में बोला, अवनी का ख्याल रखना और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जान को मेरे कारण कोई भी खतरा हो। इतना कहकर वो शख्स कॉल कट कर देता है। कौन है अंश और वीर, और क्या होगा जब अवनी जैसी मासूम लड़की की जिंदगी में अंश अपने कदम रखेगा? नितिन ने किसे किया था कॉल और उसकी वजह से अवनी की जान को खतरा कैसे हो सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स लव विथ हर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नितिन कॉल कट करके अपने कैंप में सोने चला जाता है। मैसूर में एक आलीशान घर, जहां की खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। बाहर से वो जितना डरावना था, अंदर से उतना ही डरावना और खूबसूरत। वहां के एक कमरे से लगातार एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थी। वो लड़की हांफते हुए बोली, अभय प्लीज स्टॉप इट, मुझे दर्द हो रहा है। अभय हांफते हुए बोला, फ्री में नहीं लाया हूं तुम्हें, इसके पैसे दिए हैं। और जब नहीं कर सकती तो हाँ क्यों कहा तुमने चीनी? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। चीनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा था एंजॉय करने के लिए, मेरे पति बनने के लिए नहीं। 8 बजे से लगे हो, 11 बज चुके हैं, इतनी एनर्जी तुम लाते कहां से हो? अभय हंसते हुए बोला,
तुम्हें मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए, बस मेरे साथ वक्त गुजारने से मतलब होना चाहिए, और मैं तुम्हें सेटिस्फाई तो कर रहा हूं ना। चीनी दर्द से कराते हुए बोली। आह, इसे सेटिस्फाई नहीं कहते, इसे जान लेना कहते हैं। अभय चीनी की तरफ देखकर थोड़ा जोर से बोला, शट अप। और फिर अभय चीनी को किस करता है। चीनी खुद से मन में धीरे से बोली, हे भगवान, क्यों इस शैतान से मैंने पैसे ले लिए? ये तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। कोई तो आओ, मुझे बचा लो, वरना ये आज मुझे मार ही डालेगा। शायद भगवान चीनी के ऊपर मेहरबान थे। तभी उस कमरे का डोर नॉक हुआ तो चीनी खुश हो जाती है और फिर वो अभय की तरफ देखकर धीरे से कहती है, अभय, दरवाजे पर कोई है? अभय चीनी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोला, अभी 1 घंटा बाकी है। चीनी अभय की बात सुनकर फ्रस्ट्रेशन के साथ इरिटेट होते हुए झल्ला कर बोली, फिर कभी। अभय चीनी को देखते हुए अपना सिर ना में हिलाकर उसके होंठ पर किस करते हुए धीरे से बोला, नहीं, अभी मतलब अभी। तभी डोर पर किसी ने फिर से नॉक किया तो अभय इरिटेट होकर चिल्लाते हुए बोला, कौन है? बाहर से एक डरा देने वाली आवाज आई, तेरा बाप हूं। उस आवाज को सुनकर अभय की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से चीनी के ऊपर से उठते हुए तेज आवाज में बोला, भाई मैं आ रहा हूं। और अपने कपड़े पहनते हुए अभय जाने लगता है तो चीनी अभय की जल्दबाजी देखकर उसे चिढ़ाने के लिए हंसते हुए बोली, क्या हुआ? अभय अपने कपड़े पहनकर अपना बेल्ट लगाते हुए चीनी की तरफ देखकर अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, जाओ अब। चीनी अभय की बात सुनकर इतराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये बचे हुए पैसे वापस नहीं करूंगी। चीनी की बात सुनकर अभय उसकी तरफ घूर कर देख जाते हुए बोला, रख लो, और तुरंत उस कमरे से निकल जाता है। स्टडी रूम। वहां पर 4 लोग मौजूद थे। तभी अभय दौड़ते हुए आया और अंश के सामने खड़ा हो गया। अंश अभय को घूर कर देखते हुए अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हारे कमरे के बाहर तक आवाज आ रही थी, क्या तुम फिर से लड़की लेकर आए थे? क्या तुमने उसे मार डाला? अभय अंश के सामने खड़े होकर अपना सिर ना में हिलाते हुए जल्दी से बोला, यार तू हमेशा मुझे गलत क्यों समझता है? मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। मैं अगर एंजॉय नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? इसीलिए उसे लेकर आया था। मैंने उसे मारा नहीं है, मैं तो उसे यहाँ पैसे देकर लाया था और वो तेरी वजह से अभी चली गई। अभी मेरा 1 घंटा बाकी था। वीर अभय की बात सुनकर उसकी फिरकी लेते हुए बोला, तो मैं चला जाऊं क्या तेरे 1 घंटे के लिए? अभय वीर को घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, तू चुप रह, समझा? अंश चुपचाप बैठा उन सबका तमाशा देख रहा था। फिर वो जोर से गुर्राते हुए बोला, तुम सभी किसी काम के नहीं हो। एक ने उस लड़की को छोड़ दिया और दूसरा लड़कियों के साथ घूमता रहता है। क्या तुम सबको पता नहीं है कि हम लोग यहाँ आए क्यों थे? शौर्य अंश को गुस्से में देखकर धीरे से बोला, सॉरी ब्रो। अंश शौर्य की बात सुनकर शौर्य की तरफ देखकर बोला, क्या वो काम हो गया जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था शौर्य? शौर्य अंश की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए धीरे से बोला, हाँ, मैंने उस लड़की के पीछे अपने कुछ जासूस लगा दिए थे और उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि वो लड़की होश में आते ही हमारे बारे में उन सबको बता चुकी है। तो अब क्या करना है उसके साथ? अंश एक गहरी सांस लेकर शौर्य की तरफ देखकर बोला, उठा लो उसे। अंश की बात सुनकर वीर उसकी तरफ देखकर बोला, ये कैसे हो सकता है? उसे हम लोगों का चेहरा याद नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है, और तू अगर उसे उठा लेता है तो उस लड़की को हमारे बारे में पता चल जाएगा और फिर सब लोगों को तो यही लगा होगा कि वो सिर्फ कोई फिल्मी बातें कर रही है। तो इस तरह से उसे उठाना सही नहीं होगा। वीर की बात सुनकर अंश अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखकर बोला, सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस लड़की का काम तमाम कर दो, लेकिन तुम्हें तो एक बहुत अच्छा आदमी बनना था ना। इंसान बनने के चक्कर में अपनी असलियत भूल गए हो क्या? वीर अंश की बात सुनकर अपना सिर नीचे करके धीरे से बोला, लेकिन उस लड़की को हमारे बारे में नहीं पता, उसे तो बस धोखा हुआ होगा और वो हम लोगों को नहीं पहचान सकती क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है, तो उसे शायद एक सपने की तरह एक कल्पना हुई होगी। वीर की बात सुनकर अंश एक गहरी सांस लेकर शौर्य से बोला, उस लड़की के ऊपर नजर रखो और अगर वो किसी भी तरह का नाटक करने की कोशिश करती है तो उसे उठा लेना और उसके बारे में पता लगाओ। मुझे जानना है कि आखिर वो है कौन। शौर्य हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। अभय, जिसके दिमाग में हमेशा कुछ और ही चलता था, वो अंश की तरफ देखकर अपने ख्यालों में खोए हुए बोला,
क्या वो लड़की खूबसूरत है या तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो? अंश अभय को अपनी पीली आंखों से घूरते हुए थोड़े गुस्से से बोला, ये सब फालतू काम तुम जैसे डॉग को सूट करता है, मुझको नहीं। और अगर वो लड़की जिसे तुम लेकर आए थे वो प्रेग्नेंट हुई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? अभय हकलाते हुए लेकिन खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, अरे नहीं, मैं उसे मेडिसिन खाने को बोलना भूल गया। फिर अभय जल्दी से अंश की तरफ देखकर बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने इसका पूरा ख्याल रखा था, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अंश अपनी जगह से उठते हुए सब लोगों की तरफ सरसरी नजर डालकर बोला, पैकिंग करो, हम दिल्ली जा रहे हैं। अंश की बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तभी अभय उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन डैड ने तो नहीं कहा कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अंश अभय की तरफ देखकर थोड़े एरोगेंट तरीके से बोला, ये मेरी मर्जी है कि हम लोग कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा जितना भी सब्र था वो सब टूट चुका है। हम 3 साल की उम्र से माँ बाप से दूर हैं और 4 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, तो अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ और तुम सब भी जा रहे हो। इट्स माई फाइनल डिसीजन। और फूफा जी से कह देना कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यह कहकर अंश वहां से चला जाता है। वीर एक गहरी सांस लेता है और अभय की तरफ देख उसके कंधे पर अपना कंधा मारते हुए शरारती तरीके से कहता है, वैसे तू तेरे डैड की तरह है ना, मतलब तेरे डैड जिया बुआ से तेरी तरह ही बिहेव करते थे, लेकिन अब देखा है वो उनसे कितना प्यार करते हैं। अभय वीर की तरफ देखकर उसके सिर पर हाथ मारते हुए बोला, तू अपना मुंह बंद करेगा? हर्ष बहुत अच्छा है, समझा? वीर अभय के कान को पकड़कर खींचते हुए धीरे से बोला, तू फिर से अपने डैड का नाम लेकर बुला रहा है। अगर उन्हें यह पता चला तो इस बार पता नहीं वो क्या करेंगे। अभय अपना कान छुड़ाकर वीर की तरफ देखकर बात बदलते हुए बोला, तू तो बड़ा शरीफ निकला। वीर अभय की तरफ देखकर उसके बात को ना समझते हुए नासमझी के साथ बोला, मतलब मैं समझा नहीं। अभय शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके वीर की तरफ देखकर बोला, वैसे मैंने सुना है कि तू उस लड़की को वापस उसके कैंप तक छोड़ने गया था, तो कहीं बीच रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना तूने? वीर अभय को घूरते हुए देखकर उसके सिर पर हाथ मारकर बोला, तेरी तरह नहीं हूं मैं, समझा? बिना मर्जी के किसी को छूता नहीं हूं मैं। और एक बात, वो बच्ची है यार, कितनी प्यारी थी, उसकी वो काली गहरी आंखें और उसका वो डरा हुआ चेहरा और उसका वो दूध जैसा गोरा बदन। वो लगभग 21 साल की थी। तभी वीर ने बात बदलते हुए अभय से कहा, ये सब छोड़ और ये बता कि तूने अंश के सामने झूठ क्यों कहा? इतना कहते हुए वीर अपनी आईब्रो ऊपर करके बोलने का इशारा करता है। अभय वीर की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके वीर से बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, मरना है क्या मुझे? और वैसे भी वो लड़की के बहुत सारे कस्टमर हैं और वो पिल्स उसने ली नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं उसे कॉल करके बोल दूंगा कि वो दवाई ले ले, और अगर नहीं लेगी और प्रेग्नेंट हुई तो उससे मुझे क्या, मैंने तो पैसे दे दिए थे, अब आगे वो जाने। वीर अभय की आंखों में देखते हुए अभय से सवाल करते हुए बोला, वैसे कितने पैसे दिए थे तूने उसे? अभय नजरें चुराते हुए बोला, मैं उसे 5 घंटे के लिए लाया था तो 5 लाख दिए थे। वीर अभय की तरफ हैरानी से देखकर उसे मारते हुए बोला, क्या 5 लाख? अबे हम लोग इतने अच्छे दिखते हैं कि सारी लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमती हैं। तुझे पता है ना, जब हम वेगस में थे तब वहां की लड़कियां हम पे मरती थी, और तू 5 लाख देकर एक लड़की को लेकर आ रहा है। अभय वीर से बचते हुए अपनी बात रखते हुए बोला, तो क्या करूं? और वैसे भी तुझे तो पता है ना कि हम लोग कौन हैं, और देखना ये मेरी पर्पल ब्लैक आंखें कितनी अच्छी लगती हैं। वीर अभय का नाटक देखकर अपना सिर हल्का सा हिला देता है और फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, तुझसे बात करना ही बेकार है, अब मैं चलता हूं अपने लिए शिकार खोजने। ये कहकर वीर भेड़िया बनकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल, सुबह का वक्त। सभी दोस्त अपने अपने कैंप को समेट रहे थे, क्योंकि सभी दिल्ली वापस आने के लिए निकल रहे थे, और अवनी मुंह लटकाए हुए बैठी थी क्योंकि उसे जाने का मन नहीं था। नितिन अवनी के लटके हुए चेहरे को देखकर उसके पास आते हुए बोला, फिर कभी आ जाएंगे ना, पर अभी यहां से चलो। ये कहकर नितिन अवनी को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में बैठा देता है, और फिर सभी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इधर अंश, शौर्य, वीर, अभय और विमल, वो पांचों भी अंश के प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। वीर अंश से बोला, क्या हम सभी कॉलेज अटेंड करेंगे?
अंश वीर को देखते हुए बोला, मेरे मास्टर्स बाकी हैं तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली में कर लूं या फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूं। अभय अंश के मूड को अच्छा देखकर अपनी बात रखते हुए अंश से बोला, वैसे अंश भाई, मैं एक सवाल पूछूं? अंश अभय की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके एरोगेंट आवाज में बोला, नहीं। अभय अंश की बात को इग्नोर कर अपने सवाल को पूछते हुए बोला, हम सभी तो बॉयज हॉस्टल में पढ़े हैं ना, तो हम दोनों को लड़कियों से बात करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप शौर्य भाई और विमल भाई को लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप तीनों कैसे करोगे? अंश अभय की तरफ देखकर सरकास्टिक स्माइल कर धीरे से बोला, मेरी शक्ल पर तुझे बेवकूफ लिखा दिख रहा है क्या? तुम लोगों की तरह मैं हवस का पुजारी नहीं हूं, लेकिन एक बात यह भी है कि जो लड़की मुझे पसंद आ जाए वो मेरे पास आ ही जाएगी, चाहे प्यार से हो या फिर जबरदस्ती से। और दूसरी बात, अभी तक वैसी लड़की बनी नहीं है जो मुझे पसंद आए, इसलिए बकवास बंद करो और चलो। ये कहकर अंश अपनी आंखें बंद कर लेता है और पुरानी यादों में खो जाता है। अंश और बाकी लोग दिल्ली आने के लिए निकल चुके थे और अंश अपनी बचपन की यादों में खोया हुआ था। फ्लैशबैक 20 साल पहले, दिल्ली, अयान का घर। अयान पूरे घर वालों के सामने बैठा हुआ था। अंश, शौर्य, वीर 3 साल के हो चुके थे। जिया का भी 1-2 साल का बेटा था, जिसका नाम उन दोनों ने मिलकर अभय रखा था। पारुल और विवेक का बेटा विमल, वो भी 2.5 साल का हो चुका था और सभी वहां पर बैठे हुए थे। अंश हमेशा की तरह चुपचाप और सबको घूरते हुए बैठा हुआ था। तभी अयान अंश को अपनी गोद में लेता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, मैंने और सना ने एक फैसला लिया है। सब अयान की तरफ देखते हैं कि तभी डैनियल, अयान के पिता, अयान की बात सुनकर बोले, क्या बात है अयान, जो बोलना है खुलकर बोलो। अयान डैनियल की बात सुनकर सब लोगों की तरफ देखकर बोला, हम 5 बच्चों को वेगस भेज रहे हैं। वहां पर ये सभी अपनी स्टडीज पूरी करेंगे और जब तक हम ना चाहें तब तक ये वापस नहीं आएंगे। अयान अंश की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोला, तुम समझ रहे हो ना बेबी, तुम्हें मैंने सब चीजें समझा दी हैं कि तुम्हें कैसे और क्या करना है। अंश अयान को देखते हुए एरोगेंट तरीके से धीरे से बोला, ओके डैड। अयान बाकी बच्चों के परिवार वालों की तरफ देखता है और फिर शौर्य, वीर, अंश की तरफ देखकर वो आगे बोला, वहां पर मैंने तुम सभी के रहने का इंतजाम कर दिया है, तो तुम्हें वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें वहां पर हर एक चीज सिखाई जाएगी। और एक बात, तुम 5 अपनी असलियत कभी नहीं भूलोगे और ना ही कभी अपने असली रूप में आओगे, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना, ठीक है? फिर अयान अंश को समझाते हुए बोला, और अंश तुम्हें भी अभी से समझा रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सना अयान के पास जाकर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धमकी देने की? तुम्हें पता है ना कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। अयान सना की तरफ देखता है, फिर अंश की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी मां बोल रही है इसलिए यकीन कर लेता हूं, वरना तुम्हारे लक्षण देखकर तो नहीं लगता कि तुम 3 साल के हो और 23 साल के आदमी की तरह बिहेव करते हो। अंश अयान को देखकर सरकास्टिकली स्माइल कर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्यों डैड, आपको जलन होती है क्या कि लड़कियां आपको छोड़कर मुझसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं? अंश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। आखिर क्यों हुआ अंश इतना पत्थर दिल? क्या अंश के दिल में कभी सॉफ्ट कॉर्नर आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स लव विथ हर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश की बात सुनकर अयान अपनी आंखें छोटी करके अंश के गाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, उल्लू के पट्टे, तेरा बाप ही हूं मैं और लड़कियां अभी भी मरती हैं मुझ पर। अंश एक बड़े बच्चे की तरह एक गहरी सांस लेकर अयान से बोला, कुछ भी डैड, मैं छोटा हूं लेकिन बहुत समझदार हूं और देखिएगा एक दिन मैं इतना बड़ा मुकाम तय करूंगा कि पूरी दुनिया सिर्फ मेरे नाम से कांप उठेगी। झुकेंगे सब मेरे सामने जैसे अभी आपके सामने झुकते हैं। अंश की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं।
अंश के इतने मैच्योर तरीके से बातों को सुनकर अयान की आंखें भर आती है, लेकिन वो अपने आंसू अंदर दबाते हुए अंश को सना को देते हुए बोला, कल तुम सब यहां से निकल रहे हो ओके? तो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर अयान अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सभी बच्चे वेगस के लिए निकलते हैं, तो उन्हें छोड़ने के लिए उनके सभी पेरेंट्स भी एयरपोर्ट आए हुए थे। सभी उन्हें गले लगाते हैं